नमस्कार दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी चीज की वैल्यू आज से 10 साल पहले जीरो आज इसकी वैल्यू 15 लाख टच करने की। मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, जिसने रिसेंटली कुछ दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया है, जिसकी वजह से जिसकी चर्चा पूरे मार्केट में और पूरी मीडिया में होने लगी। मैंने सोचा एक सही टाइम होगा कि इस पर एजुकेशनल वीडियो बनाने और आपको एक्सप्लेन करने का बिटकॉइन क्या है, क्या इसका इतिहास है। बात सिर्फ 12 साल पहले की है। 31 अक्टूबर 2008 एक इंसान जिसका नाम है सतोशी ने पब्लिश किया इंटरनेट पे। सतोशी का मेन मकसद पहली नजर से साफ नजर आ गया था। वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ पेमेंट्स टू बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी विदाउट गोइंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। जैसे कि यूएस डॉलर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है यूएस का, इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन को कोई सेंट्रल बैंक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी एक आइडिया था एक बंदे के मन में, लेकिन अब लाखों लोग, करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग करती है नॉर्मल स्टॉक मार्केट में। सतोशी के पेपर और क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें अपना आर्थिक इतिहास समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भरोसे ट्रस्ट पे आधारित है। करेंसी नोट्स और कॉइन्स की हमारे सोसाइटी में क्यों वैल्यू है? क्योंकि वो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा समर्थित है, गारंटेड है। अपने अगर आप वॉलेट से कोई भी निकाल दिया जाए, अगर 200 को भी नोट निकाल दिए तो मैं धारक को 200 रुपए धारक करने का वचन देता हूँ। ये लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंक के लिखा रहता है। इस वचन के बिना कोई 200 रुपए की भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था। बाकी सारी कंट्रीज को अपने यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ा था। तो यूएस डॉलर किससे जुड़ा था, किससे गारंटीड था? सोने के भंडार से, गोल्ड रिजर्व। तो एक्चुअल वैल्यू सोने और चांदी में ही होती है। बट प्रैक्टिकली हम गोल्ड और सिल्वर को अपने पॉकेट में नहीं ले सकते। कन्वीनियंस के लिए हम करेंसी नोट बजाय 1971 में इस गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल को खत्म कर दिया। सेंट्रल बैंक्स और बाकी कंट्रीज ने अपने नोट छाप सकते थे। लेकिन इन सबसे क्या लेना देना है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का? ये क्या आप अंदाजा करते हो कि गवर्नमेंट और बैंक, सेंट्रल बैंक स्पेशली, इतने पावरफुल है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को। बात यह है दोस्तों कि जब आप अपने बैंक से पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसों के साथ खेलने ये करते हैं बैंक, वो इंडिविजुअल्स को लोन दे देते हैं। इसी वजह से तो आपको लोन मिल पाता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल पाता है इन पैसों में। हाल ही में हमने देखा कि बैंक्स इन सेविंग्स के साथ भी इरेस्पॉन्सिबल मैनर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे देती हैं और वो बैड डेब्ट्स बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं। शिकार कौन बनता है? हम जैसे डिपॉजिटर। पिछले 15 महीने में 3 डिपॉजिटरी बैंक्स, जैसे आपके पीएमसी बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन सरकार के डिसीजन भी आम आदमी के फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। और 2016 याद है, डिमोनेटाइजेशन, एक झटके में 500 हजार के नोट बेकार कर दिया सरकार ने। भारत की टोटल 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई। तो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में हैं। बड़ा रीजन इसके पीछे यही है कि सरकार और सेंट्रल बैंक के पास इतना ज्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों का। अब समझ में आया कि ओरिजिनल आइडिया और विजन क्या था सतोशी का। सतोशी ने बिटकॉइन को एक अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम से इमेजिन किया था, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित था और थर्ड पार्टीज के कंट्रोल से बाहर था। आपको याद होगा कि शायद 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुई थी। लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंकरप्ट हो गए थे। इसी माहौल के बाद क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ। बिटकॉइन सबसे पहले आया, उसके बाद भी और क्रिप्टो करेंसीज आई जैसे इथेरियम, रिपल। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत 2021 में भी 2000 से ज्यादा भी क्रिप्टो करेंसी। अब आते हैं हम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होती है, जो कि मैं आपको शेयर नहीं करूंगा। बट मैं आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शेयर करने के लिए बेसिक नॉलेज काफी है। बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स का एक पब्लिक खाता होता है कि एक लेजर बोलते हैं, डिजिटल फॉर्म। आप ऐसा समझ लो कि ये खाता है
इसकी कॉपी हर सिस्टम में होती है जिसके हर बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। वो लोग सिस्टम चलाते हैं उनको माइनर्स कहते हैं। उसका काम है ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना कि ए को बी के अकाउंट में 2 बिटकॉइन भेजने। माइनर्स को कंफर्म करना पड़ेगा कि ए के पास 2 बिटकॉइन है या नहीं। ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए माइनर्स को एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने स्कूल में वेरिएबल्स पढ़ा होगा। हर माइनर्स का काम होता है इसको ढूंढ के निकालना वेरिएबल्स है। पेन और पेपर के द्वारा नहीं करते हैं ये सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं क्योंकि इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इनकी करोड़ों में होती है। इसी रीजन से माइनर्स को हाई प्रोसेसर कंप्यूटर की जरूरत है। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गई तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर कंफर्म कर देते हैं। ये ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। माइनर्स को क्या मिलता है ये करने के लिए? माइनर्स को इनाम के रूप में सबसे कीमती चीज मिलती है। इस सिस्टम को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। माइनर्स को प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने इतना सारा कंप्यूटेशनल वर्क किया है कि उसके बदले होता है उनको रिवॉर्ड मिला बिटकॉइन मिलता है। ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की वर्किंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिप्टो की विजन, फिलोसफी, विजन और फ्यूचर क्या है। क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे किया जाता है तो समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को ऑल्टरनेटिव करेंसी यूज करते हैं। कई लोग इसे करेंसी से रिप्लेस करना चाहते हैं, रुपये और डॉलर से रिप्लेस करना चाहते हैं। पर लेकिन आज के दिन जो क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर। हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, कुछ साल बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हायर रिटर्न आएगा, ज्यादा पैसे हमारे रिटर्न में वापस होंगे। इसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोल के गोल्ड के जैसे हम डेली ट्रांजेक्शन में गोल्ड को या ट्रांजेक्शन नहीं करते, लेकिन हम गोल्ड को खरीद के बैंक लॉकर में रख लेते हैं फ्यूचर में और रिटर्न आने के लिए। गोल्ड का प्राइस ओवर टाइम बढ़ता ही रहता है। बिटकॉइन के साथ भी लोग ऐसे करते हैं। इसीलिए बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। ठीक है। बट बिटकॉइन क्या होता है, लोग कहते हैं डिजिटल करेंसी है, इसकी खुद की इनहेरेंट वैल्यू नहीं। गोल्ड आपके पास होगा, आप फिजिकली उसको अपने हाथों से टच कर सकते हो, घर खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, फिजिकली आपके पास है, कार है आपके पास। बट ये आपका एक नीश प्रोजेक्ट है, तो हम कह सकते हैं नीश प्रोजेक्ट। समाज में इसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं। क्रिप्टो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं। आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाके बिटकॉइन से पे नहीं कर सकते हो किसी भी आइटम को लेने। हालांकि ये ट्रेंड बदल सकता है फ्यूचर में क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है कि कुछ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे बिटकॉइन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट में देखा जा रहा है। एक टेक्निकल चैलेंज है यहाँ पे क्योंकि बिटकॉइन हम डेली ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन होती है वो कंफर्म करने में टाइम लग जाता है। एक ब्लॉक प्रोसेस को 10 मिनट तक लग जाते हैं कैलकुलेट करने में, तब कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। आप सोच ही सकते हो कि डेली लाइफ में 10 मिनट तक का वेट करना काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन इसी समय मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी अनसीजड केसेस हैं जहाँ पे बिटकॉइन काफी ट्रेडिशनल तरीके से भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। फॉरेन फंड ट्रांसफर बहुत अच्छी तरह से काम अच्छा कर रहे हैं। आपको एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर करनी है, वहाँ पे आपका बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो नॉर्मल टाइम से बहुत ही कम समय में 10 मिनट में इकोनॉमिकल हो जाता है और वहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाता है। और बिटकॉइन फीस चार्ज नहीं करता है। 10 मिनट बहुत ही कम टाइम चलता है। बैंक क्या करते हैं, 1-2 दिन। सिमिलर क्रेडिट कार्ड फीस के साथ क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज के क्रेडिट कार्ड फीस से भी ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल हो सकती है। ये बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और रेमिटेंस कंपनीज के ग्रुप से अभी भी वो बिजनेस मॉडल को क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज भारी पड़ रही है। लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण ये सारी इंडस्ट्रीज और म्यूचुअल फंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं। बिटकॉइन अभी भी ग्रो कर रहा है, भी अभी तक ग्रो। मार्च से नवंबर 30 तक 120% से ज्यादा वैल्यू बढ़ी है। मोर देन डबल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का फीचर जेपी मॉर्गन बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन। 2017 में जब बहुत ही ज्यादा तेज था तब जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा था ये फ्रॉड है। कुछ महीने पहले की जेपी मॉर्गन ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस जेमिनी के लिए ट्रस्ट कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाया। देख रहे हैं आप दोस्तों,
धीरे धीरे जो दरवाजे बंद थे अब खुलते जा रहे हैं। क्रिप्टो के बारे में ओपन माइंडेडनेस जनरल पब्लिक में नजर आ रहा है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के एटीट्यूड में भी इस साल से चेंज आ रहा है। अप्रैल 2018 में फ्रीज आउट कर दिया था आरबीआई ने। आरबीआई ने बिल्कुल बैंक्स को फ्रीज आउट तो रिलेटेड प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन डील मत करना 2018 में रिपोर्ट किया गया था। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया था, बट ऐसा है ये कहना गलत है। इंडिया में कभी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया था। इकोसिस्टम का बैंकिंग एक्सेस काट दिया था आरबीआई ने। जब तक इंडियन रुपीस में डील नहीं करेगा तो बैंक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ काफी शक्ति से पेश आए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बिटकॉइन का इतिहास है, बिटकॉइन का फ्यूचर है। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? रियलिटी ये है, क्रिप्टो करेंसी एक नेगेटिव पॉइंट्स की यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। इंटरनेट के डार्क वेब में लोगों ने हथियार और बिटकॉइन वेपन्स के लिए तो ये सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें तो आपको मार्केट को एनालाइज करके करनी चाहिए। अगर मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाली जितनी भी वीडियो मैं इसमें इसी में आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।